तो हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है मैगी शो में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जहाँ पे हमारी हीरोइन के उसके फादर ने उसे टास्क दिया होता है कि एक अमीर परिवार की माफिया को उसे पटाना होता है और बदले में उसके सारे राज जानने होते हैं। तो इस कहानी की हमारी हीरोइन मिस चैन से मिल लेते हैं जहाँ पे आज वो एक फैमिली में आई होती है और उसे सिखाया जा रहा होता है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है और उन सभी लड़कियों को फैंग परिवार में भेजना होता है। वो अपने फादर की बातों को याद करती है कि उसके फादर ने कहा था कि देखो डॉक्टर, अगर तुम्हारा मन हो तो ही जाओ, लेकिन मैं तुम्हें याद बता देता हूँ, फैन परिवार के किसी भी बेटे से प्यार मत करना। और दूसरा बात, तुम्हारा मिशन ये है कि उनकी चीज़ें तुम्हें सीखनी होगी। और बताते हैं उसके फादर के फैंग परिवार का बड़ा बेटा, फैंग परिवार का मुखिया जिसका नाम फैंग जी शुयू है, और उसे सब कुछ बातें उसके फादर ने बताई होती है। उसको पूरा तैयार करके भेजा जा रहा होता है फैंग परिवार पे। इधर हम सीन देखते हैं, फैंग परिवार ने पार्टी रखी होती है जहाँ पे फैंग परिवार का मुखिया भी होता है एंड फैंग परिवार के दोनों बेटे भी होते हैं। सभी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और भी परिवार के बच्चे लोग आए होते हैं जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। तभी यहाँ पे और भी लड़कियाँ आ जाती हैं जिन्हें बुलाया जाता है कि मास्टर फैंग इतनी उम्र के हैं, शायद वह इनमें से किसी लड़कियों को चुन ले, शायद बीवी बना ले या गर्लफ्रेंड बना ले। लेकिन जो मास्टर फैंग होते हैं वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, बल्कि अपना सिगरेट पी रहे होते हैं। उनका पूरा ध्यान अपने दोस्तों की बातों पे होता है या तो सिगरेट पे होता है। वो एक भी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, बल्कि अपना ध्यान कहीं और ही लगा रहे होते हैं। ये चीज़ मिस चैन भी नोटिस कर लेती है। तो जो मास्टर फैंग का फ्रेंड होता है बोलता है कि अगर मास्टर फैंग को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही तो फिर इन्हीं लड़कियों को सभी को वापस ले। अब जहाँ पे मिस चैन अपने फादर की बातों को याद करती है, उसके फादर ने उसको कहा था कि तुम्हें किसी को बहकाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हारी काबिलियत या तुम में कुछ ऐसा पा के तुम्हें अपने करीब लाएं। ये बात सुन के अब वो सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि मास्टर फ्रेंग उसके करीब आ जाए। उसे कोई ना कोई ऐसा रीज़न तो बनाना होगा। तो वो जानबूझ के पियानो बजाने लगती है। तभी उसके पीछे मास्टर फेंग जीसू आ जाते हैं। उसकी धुन सुन सुन के वो उसके ऊपर जानबूझ के ड्रिंक गिरा देती है और इसके बाद खुद से गिरने भी लगती है। मास्टर फेंग उसे पकड़ लेते हैं एंड उसको अपनी तरफ खींचते हैं एंड तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन यही तो चाहती थी। मास्टर फेंग उसके हाथ से हैंकी लेते हैं, उसी का मतलब कि मिस चंग का, और अपना कोट साफ कर रहे होते हैं एंड उस हैंकी को अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब उसका पूरा इरादा था कि वो मास्टर फेंग जीसू के जितना करीब हो सके उतना करीब जाए, क्योंकि उसका पहला दिन होता है। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो उसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। वो उसको बोलते कि तुम यहाँ पे, वो बताती है कि वो एक स्टूडेंट है और उसे यहाँ का 5,000 रुपये मिलना था, तभी वो यहाँ पे आई थी। पता चलता है कि उसके फादर ने उसको पूरी तैयारी करवाई होती है। उसके फादर ने उसे जानबूझ के एकदम गरीब लड़की बन के रहने को बोला होता है और उसे सच में हर महीने 5,000 ही रुपये देते थे ताकि वो सीख सके कि गरीबी क्या होती है। वो उसको बोलता तो तुम अमीर परिवार में आके तुम क्या चाहती हो। वो बोलती है ऑफ कोर्स जो सभी लड़कियां चाहती हैं, अमीर परिवार के लड़कों को पकड़ना और खूब सारा पैसा कमाना। उसके बाद सुनता है, फिर वहाँ से वो जा रहा होता है। तभी वो उसको बोलती है कि तुम्हारा कोट मेरी वजह से ख़राब हो गया, आप अपना मुझे कोट दे दें, मैं इसे ठीक करके दे सकती हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, कहता है ये चीज़ मैं खुद से हैंडल कर लूँगा। तभी मिस चेन दोबारा से नाम लेती है फैंग जीस्यू का। जहाँ पे फैंग जीस्यू अपनी सिगरेट फेंकता है, दोबारा वापस आता है। वो उसको बोलता है क्या हो गया। वो बोलती है कि तुम मेरी हैंकी लेके जा रहे हो। वो उसकी हैंकी लेता है, बोलता है कि तुमने जानबूझ के इस हैंकी के ऊपर ऐसा परफ्यूम डाला जो कि मेरा फेवरेट है, अगली बार ऐसा मत करना। ये सुनने के बाद वो बोलती ठीक है अच्छा। वो उसे बोलता है कि तुम किस टाइप के प्रोजेक्ट पे पढ़ाई कर रही हो। जहाँ पे उसको बताती है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। जहाँ पे वो उसको अपना कार्ड देता है, मतलब कि नंबर, कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। और उसके बाद उसका बैग देखता है, बोलता है कि तुम्हारा फिगर तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि तुम्हारी जो गर्दन है वो भी काफ़ी पतली है, लगता है कि तुम काफ़ी, भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। जहाँ पे वो जवाब देती है कि वो बचपन से ही ब्यूटीफुल थी और साथ साथ उसको डांस करना भी आता था और उसने काफ़ी डांस की प्रैक्टिस भी करी, तभी उसकी बॉडी ऐसे बन गई है। वो बोलता है हाँ तुम सही कहती हो, वैसे भी तुम खूबसूरत हो। अब ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। अब रात का सीन होता है, वो अकेले जा रही होती है, बारिश भी हो रही होती है। फैंग जीसू का एक फ्रेंड बोलता है कि लगता है मास्टर फैंग ने तुम्हें पसंद नहीं किया, तभी तुम्हें अब अकेले जाना पड़ेगा, खुद टैक्सी लो और खुद ही घर चली जाओ। ऐसा बोल के वो लड़का चला जाता है। वो सोचते हैं कि वो अभी हारी नहीं, बल्कि तो ये उसके प्लान का स्टार्टिंग है। तभी वो बारिश में भीगने का प्लान बनाती है कि कोई ना कोई उसके ऊपर नज़र तो डालेगा ही। तभी मिस्टर फैंग का हेल्पर आ जाता है जो कि बोलता है कि मिस्टर फैंग की गाड़ी वहाँ खड़ी है, उन्होंने आपको कहा है कि वो आपके घर तक आपको छोड़ देंगे। ये सुनने के बाद तो खुश हो जाती है कि लगता है मिस्टर फैंग का दिल मिस चैन के ऊपर आ चुका है।
इधर वो अपने डैड की बातों को याद करती है कि जितने भी ये अमीर आदमी होते हैं वो कम लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं। खूबसूरती एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन जितनी औरत इंटेलिजेंट होती है उतना ही वो इंटरेस्ट लेते हैं। इधर वो से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। अब वो बता तो सकती नहीं थी कि वो एक अमीर परिवार से आती है, लेकिन मिस्टर फेंग के सामने उसका परिवार कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतना बोल देती है कि मेरे फादर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पे वो काम करते हैं, बस ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं बताती। वो कहता है अच्छा। मिस चेन सोच रही होती कि कहीं वो बातों बातों में थोड़ा सा हिंट ना दे दे मिस्टर फेंग को, क्योंकि मिस्टर फेंग बहुत बड़ा माफिया जो होता है। इसके बाद वो जा रही होती है तो मिस्टर फेंग उसे बोलता है कि छाता ले जाओ, बारिश हो रही है तो तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे। इसके बाद हमारी रेन देखती है कि मिस्टर फेंग का गाड़ी वहाँ से जा रहा। मिस्टर फेंग के जाते ही उसके फादर का फ़ोन आ जाता है मिस चैन को। उसके फादर बोलते कैसा चल रहा है, जहाँ पे अपने फादर को आज का सारा डिटेल बता देती है और बोलती है कि मिस्टर फेंग मुझे छाता देखे गए। उसके फादर बोलते हैं कि तुम पता करो कि मिस्टर फेंग अभी किस चीज़ प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करे, तुम उसी चीज़ के बारे में उनसे रिलेटेड बातें करो, क्वेश्चन करो तो तुम उनके और भी करीब जा सकती हो। जहाँ पे अपने फादर का आइडिया उसे अच्छा लगता है एंड वो बोलते हैं कि हाँ फादर मैं काफ़ी मेहनत करूँगी। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो मिस्टर फेंग का कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में सेव कर रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसे लगता है कि उसका जो मिशन है उसे कंप्लीट करना चाहिए। इधर वो उस परफ्यूम को हटा देती है जिस परफ्यूम को लेके मास्टर फेंग ने उसे बोला था कि वो उसे जानबूझ के उसने अपनी हैंकी पे परफ्यूम लगाया, तो आज वो दूसरा परफ्यूम लगा देती है और सोचती है कि अब से वो ये पुराना वाला परफ्यूम कभी भी यूज़ नहीं करेगी। इधर उसके फादर ने उसे एक और बात समझाई होती है कि मिस्टर जो फेंग है उनका ध्यान हमेशा से कंपनी में रहे। उन्होंने अपने जवानी के दिन खो दिए, मतलब कि जब उन्हें खेलना कूदना था तब वो सिर्फ बिजनेस में लगे रहे। तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसे देख के मिस्टर फेंग को अपने पुराने दिन याद आ जाए। तो मिस चैन ऐसा ही करती है और उसे पता होता है कि मिस्टर फेंग आज एक कंपनी में जाने वाले, तो उसी कंपनी में जानबूझ के वो जाती है एंड उसी कंपनी के लोगों को अपना डिटेल वगैरह दिखा रही होती है ताकि वो जॉब उसे मिल सके, ताकि वो मिस्टर फेंग की नज़रों में आ सके। वो सेम टू सेम ऐसा करती है एंड मिस्टर फेंग भी उसी कंपनी में आए होते हैं एंड वो नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे मिस चेन भी आई है। इधर हमारी हीरोइन मिस्टर फेंग को दिखाने के लिए गेट के बाहर बुक लेके बैठती हैं कि ऐसे टैलेंटेड बिजनेसमैन को ऐसी लड़कियाँ पसंद होगी जो कि काफ़ी हाईली बुक पढ़ती होंगी, मतलब कि बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ती होंगी। इधर मिस्टर फेंग उसे खिड़की से देख रहे होते हैं, मतलब कि सारा प्लान मिस चेन ने पहले ही बना रखा होता है और उसके प्लान के हिसाब से सारा काम चल भी रहा होता है। वो खिड़की की तरफ देख के स्माइल करती है तो मिस्टर फेंग भी स्माइल कर रहे होते हैं। इधर ये चीज़ उसका हेल्पर नोटिस कर लेता है एंड वो बोलता है कि मास्टर फेंग आप क्या कर रहे हैं। वो बोलता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही देख रहा था। इसके बाद फिर वो बातचीत करने लगता है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि मिस्टर फेंग का जो बातचीत है वो बस ख़त्म ही होने वाला है, तो वो जानबूझ के नहीं चाहती कि उसे मिस्टर फेंग की नज़रों में आना ही होगा। तभी मिस्टर फेंग भी ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं एंड वो मिस चेन के पास आते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। चाहे बताती है कि उसे इस प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद है एंड उसके टीचर ने उसे बताया था कि ऐसे प्रोजेक्ट पे उसका लाइफ अच्छा बन सकता है, उसे जॉब वगैरह मिल सकती है और बुक्स दिखा रही होती है। फिर बोलती है कि मैंने सुना है कि आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कुछ डिटेल में नोटबुक बनाई है शॉर्टकट में, आप इसे पढ़ सकते हैं, इससे आपको समझ में आ सकता है। वो बोलता है तुम तो काफ़ी टैलेंटेड, और उसकी तारीफ़ करता है। फिर बोलता है कि तुम घर जा रही हो ना, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मैं घर जा रही हूँ। तो मास्टर फेंग मिस चेन को गाड़ी में बैठा के उसके घर तक छोड़ने जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, एक दूसरे को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। जहाँ पे उसे बोलता है कि तुमने अपनी हैंकी का और बॉडी का परफ्यूम चेंज कर दिया क्या। वो कहती है हाँ वो परफ्यूम ख़त्म हो गया ना पिछला वाला, तो मैंने नया परफ्यूम ले लिया। आपको ये परफ्यूम पसंद नहीं आया क्या। वो कहता है हाँ पसंद है, लेकिन पहले वाले से ये वाला परफ्यूम ज़्यादा बेटर है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है। मिस्टर फेंग बोलते हैं कल तुम क्या करोगी, जहाँ पे बोलती है कि कल वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाएगी। इधर वो सोचते हैं कि अगर उसे मिस्टर फेंग के करीब जाना है तो उसे ऐसे आसपास सीट ढूंढनी चाहिए जो कि डबल खाली हो। इधर जो मिस्टर फेंग होते हैं वो सिर्फ मिस चेन के लिए उसके कॉलेज में आए होते हैं। जो कॉलेज का जो बड़ा हेड होता है वो मिस्टर फेंग की तारीफ के फूल बांधे जा रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन देखती है यहाँ पे एक भी चेयर खाली नहीं है, वो खुद कैसे बैठेगी। तभी जो मिस्टर फेंग होते हैं उसे मैसेज करके बुला लेते हैं ऑफिस रूम में, जहाँ पे वो देखती है कि मिस्टर फेंग तो पहले से ऑफिस रूम में बैठा हुआ है। वहाँ के हेड प्रिंसिपल बोलते हैं कि मास्टर फेंग ये कौन है, जहाँ पे मास्टर फेंग बोल देता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी दूध की बहन है। ये सुनने के बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। इसके बाद वो मिस चेन के लिए भी खुद से पानी डालता है। लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि मिस्टर फेंग की कोई भी बहन के बारे में हम लोगों ने क्यों नहीं सुना। इधर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि पहले जब मैं इस स्कूल में आई थी, जब मुझे इंपॉर्टेंट कुछ काम था, तो मैं इस स्कूल के पूरे 1 महीने चक्कर लगाती रही थी, लेकिन किसी ने मेरे काम के बारे में सोचा नहीं और
और यहाँ तक कि जब मिस्टर फैंग के साथ उन्होंने मुझे देखा आज, तो वो मेरी तारीफ़ के पुल बांध रहे। इससे कितना फ़र्क पड़ता है कि रेपुटेशन पावर कितना ज़रूरी होता है लाइफ में। इसके बाद जो मास्टर फैंग होते बोलते हैं कि देखो टीचर यहाँ पे सामने स्पीच दे रहे, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खुद से पर्सनली आज जो प्रोफेसर स्पीच दे रहे हैं मैं उन्हें बुला सकता हूँ। इसके बाद जो मिस्टर फैंग होते हैं वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि आपने मुझे अपनी दूर की बहन बता दिया, इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ना। जहाँ पर मिस्टर फैंग मिस चैन से बोलते हैं कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर उसके क्लास के बारे में पूछता है, जहाँ पर बताती है कि वो सुबह क्लास जाएगी, इसके बाद वो दोपहर में लाइब्रेरी जाएगी पढ़ने के लिए। इसके बाद उसे वो पेन दे देता है कि मुझे ये प्रोफेसर ने दिया है गेस्ट विजिट के लिए, कि वो गेस्ट है तो ये तुम्हारे लिए भी था। वो समझ जाती है कि ये पेन उसको नहीं दिया जाएगा बल्कि ये पेन मिस्टर फैंग को दिया गया, लेकिन उसने जानबूझ के पेन मुझे दे दिया है। अब वो रात को मिस्टर फैंग का ही वीडियो देख रही होती है कि बताओ ये आदमी 40 साल के लगभग आसपास का होगा और इतना बड़ा बिजनेसमैन, वाकई इसकी काबिल तारीफ़ है, इसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, मैं इसके लेवल की कुछ भी नहीं हूँ। फिर उससे चैट कर रही होती है कि मुझे आज ये समझ में आया, आज वो समझ में आया। इसके बाद अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फैंग का गाड़ी आ जाता है। वो जैसे गाड़ी में बैठती है, उसका बैग होता है मिस चैन का, तो मिस्टर फैंग वो बैग लेके गाड़ी पे साइड में रख देता है। उसे बोलता है कि चुप रहने को, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। इसके बाद उससे बातचीत करना चालू कर देता है। बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर फैंग मत कहा करो बल्कि ब्रदर शिव कहा करो। वो बोलती है ऐसा क्यों? वो बोलता है क्या तुम मुझे बूढ़ा समझती हो? जहाँ पे वो कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद वो ब्रदर शिव कहना चालू करती है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करने लगता है कि तुम तो काफ़ी बात सुनने वाली लड़की हो, तुम तो काफ़ी गुड गर्ल हो। वो कहती है अच्छा। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके जाने की बात करता है। वो तुरंत ही तैयार हो जाती है। अब उसके होश तो ये उड़ जाते हैं देख के कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने जगह पे अपने अपनी कंपनी पे काफ़ी बड़े लोग हैं। अब उसको मिस्टर फैंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इनसे जो भी कुछ पूछना है तुम पूछ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठा हूँ। अब वो तो फंस जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ मिस्टर फैंग के करीब जाना चाहती थी, उसका कोई भी इरादा नहीं था पढ़ाई वगैरह से। लेकिन मिस्टर फैंग के सामने उसे दिखाने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते जिससे मिस्टर फैंग को लगे कि मिस चैन में थोड़ा बहुत हुनर है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेती है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ तक कि वो जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब तक नहीं दे पाते और बल्कि इस क्वेश्चन को गुमराह कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मिस्टर फैंग भी नोटिस कर लेता है कि चैन ने काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा है, जिसकी वजह से जो प्रोफेसर है ये सही से इसका आंसर भी दे नहीं पा रहे। इसके बाद हमारी हीरोइन मजाक करने लगती है कि चलिए कोई बात नहीं। दूसरे प्रोफेसर मतलब कि जो डायरेक्टर लू होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें खाना खाना चाहिए मिस चैन, चलो खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खाने जा रहे होते हैं। वो एक बाइट उठाने वाली होती है तभी जो दूसरे प्रोफेसर होते हैं उस खाने की टेबल को घुमा देते। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें काफ़ी बुरी बात लग गई है मिस चैन की। ये चीज़ मिस्टर फैंग भी नोटिस कर लेता है। वो दोबारा से खाने की टेबल को वापस वहीं पे लाता है और बोलता है उस प्रोफेसर से कि मेरे लोग खाना खा रहे हैं, आपको प्लीज़ वेट करना चाहिए जब तक वो खाना ले नहीं लेते। और वह ऐसा कड़क वे में प्रोफेसर से कहता है। फिर खुद मिस्टर फैंग माफिया हमारी हीरोइन मिस चेन के लिए खाने का एक बाइट निकालते और उसे बोलते हैं कि तुम खाना खा सकती हो। वो बोलता है कि वो मेरी जो सिस्टर है वो अभी खाना खा रही है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये उसकी कोई सिस्टर है तो वो लोग डर भी जाते हैं एंड उस प्रोफेसर का काफ़ी बेइज्जती हो जाता है। और जो बाकी दोनों गेस्ट होते हैं जिनका नाम डायरेक्टर ल्यू होता है और एक और बड़े हेड होते हैं वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर फैंग तो काफ़ी गुस्से में है। इधर वो हमारी हीरोइन को बोलते हैं मास्टर फैंग कि तुम्हें जो भी इनसे बातचीत करनी हो तुम कर लो, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूँगा। जहाँ पे बोलती है कि मेरा तो मन फिल्म इंडस्ट्री में लगता है, वैसे एक्ट्रेस में नहीं लेकिन और कोई काम है। जहाँ पे उसे डायरेक्टर लू बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए बुला लूँगा। इधर वो हमारी हीरोइन आज मिस्टर फैंग को थैंक यू बोलती है। वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। वो उसको बोलती है थैंक यू, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते तो मैं इन जैसे लोगों से कभी मिल ना पाती। वो उसको बोलता है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका खोना नहीं चाहिए और खूब मेहनत लगा के मन लगा के काम करना चाहिए। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है और स्माइल करती है। वो उसको बताता है कि तुम्हें काम करने के लिए आपसे डायरेक्टर लू के पास में जाना होगा तो तुम शायद इन बीच स्कूल नहीं जा पाओगी, तो तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी कि तुम्हारा स्टडी और तुम्हारा वर्क दोनों साथ में चल सके। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो सारी बातें अपने डैड को बता रही होती है कि मास्टर फैंग की मदद से वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिल पाई। उसके फादर बोलते ही अच्छी बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मास्टर फैंग जैसे लोगों के पास में भेजा है। लेकिन याद रखना कि तुम्हें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करना होगा, तुम्हें लव लाइफ से दूर रहना होगा। अब ये सब सुनने के बाद वो फ़ोन
तो कट कर देती है, लेकिन सोचती है कि मास्टर फैंग का नेचर काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी केयर भी करते हैं लोगों की। इसके बाद वो डायरेक्टर लू के साथ काम करने के लिए उनके फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच जाती है। यहाँ पर दो लड़के काम नहीं करना चाह रहे होते, जहाँ पर डायरेक्टर उन लोगों को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद उन लोगों को काम बता के चले जाते हैं। लड़का लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी ठंडी है, लेकिन डायरेक्टर अभी भी इतनी रात को शूट क्यों करा रहे हैं। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि जो डायरेक्टर है उसे सिर्फ काम वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। एक लड़की शूटिंग के बीच में गलती से उसका फ़ोन रिंग हो जाता है एंड शूटिंग ख़राब हो जाता है। इधर इधर हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे एक बल्ब ख़राब हो गया होता है, सीढ़ी भी डगमगा रही होती है, हिल भी रही होती है। अब उस बल्ब को ठीक करना अर्जेंट होता है क्योंकि अब शूट होने वाला होता है। कोई भी आगे नहीं आ रहा होता क्योंकि सभी को ऊंचाई से डर लग रहा होता है कि सभी को चोट ना लग जाए। जहाँ पे हमारी हीरोइन फैसला करती है कि वो खुद इस बल्ब को ठीक करेगी और वो बोलती है कि मेरा वजन काफ़ी कम है और मैं इन सीढ़ियों में चढ़ सकती हूँ और इस बल्ब को ठीक कर सकती हूँ। और इसके बाद वो उस बल्ब को भी ठीक कर देती है उसकी उस काबिलियत काम से। तो डायरेक्टर होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं डायरेक्टर लियो और उसे खुद से खाना ला के देते हैं मिस चेन को, जो कि बोलते हैं पैकेट वाला खाना चलो खाते हैं। फिर दोनों सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आज रिकॉर्ड हुआ होता है कि ये सीन कैसा है। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ ये सीन अच्छा है और इसमें हमें थोड़ा और इस सीन को पास से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि वो पूरे फ्रेम में आ सके। इसके बाद वो घर में आराम कर रही होती है, तभी जो मिस्टर फैंग होते हैं उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने आज काफ़ी मेहनत करी है। डायरेक्टर लू बता रहे थे, वो उसे बोलती हाँ मैंने मेहनत करी है। अब अगले दिन वो फिर से काम पे लग जाती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जहाँ पे वो मिस्टर फैंग को मैसेज नहीं करती थी। डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सीन को कैसे कट करे, तो डायरेक्टर को आइडिया देती है कि इस सीन को स्लो मोशन में रहना चाहिए और इस सीन को कट ना करे, तभी ये सीन दिखने में अच्छा लगेगा। अब उसे करते करते पूरा 1 महीना हो जाता है और जो मास्टर फैंग होते हैं वो भी ज़्यादा कुछ खास रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो इग्नोर मारे, लेकिन रियलिटी ये होती है कि मास्टर फैंग इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें इतना सारा काम होता है कि उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वो मैसेज कर पाए मिस चेन को। इधर मिस चेन को लग रहा होता है कि क्या उसकी यहीं पे लाइफ ख़त्म होती है, क्या वो मिस्टर फैंग से दोबारा मिल नहीं पाएगी। तभी आज मास्टर फैंग भी सिटी वापस आया होता है। इधर हमारी हीरोइन भी आज सिटी में ही होती है क्योंकि उसका शूट आज ख़त्म हो गया होता है। तभी आज इस मंथ के पहले दिन पे आज बर्फ़बारी होने लगती है, तो वो मैसेज कर देती है मास्टर फैंग आपने देखा कि आज पहली बर्फ़ गिर रही है। तभी वो खुश हो जाती है क्योंकि पीछे से उसे मास्टर फैंग आवाज़ देते हैं। देखने के बाद मिस चैन दौड़ के मास्टर फैंग की तरफ भागते और गिरने वाली होती है कि मास्टर फैंग उसे पकड़ लेते हैं कि चैन तुम्हें इतनी ज़ोर से नहीं भागना चाहिए, शायद तुम गिर सकती थी। वो बोलते हैं कि मैं आपको देखकर काफ़ी खुश हूँ। वो सोचता है मैं भी ऐसी लड़की चाहता था जो कि मुझे देखकर इस तरीके से काफ़ी खुश हो जाए। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे लगा आप आज आने नहीं वाले। वो उससे बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहती है लेकिन मुझे लगा आप खाना खा के आए होंगे। वो बोलता है नहीं। इसके बाद दोनों एक सिंपल से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो हैरान होती है कि मिस्टर फैंग जैसा इतना बड़ा अमीर आदमी भी छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है। वो तो काफ़ी हैरान हो जाती है। पता चलता है कि वो बचपन से इसी रेस्टोरेंट में आता था एंड उसके अंकल लगते थे ये रेस्टोरेंट वाले, तो वो मिस्टर फैंग उन्हें अंकल लू कहता था। इधर मिस्टर फैंग बात कर रहे होते हैं, अंकल लू मजाक में कह देते हैं कि फैंग तुम बड़े सालों बाद यहाँ पे आए हो, तुम तो बचपन में आया करते थे, क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम ये रेस्टोरेंट घुमाने लेके आए हो। ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। वैसे जब तुम्हारे डैड बिजनेस कर रहे थे तब तुम उनके साथ आते थे, लेकिन तुम्हारे डैड का इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि उन्हें कभी समय नहीं मिलता था यहाँ पे आने का। फिर बातचीत चलती रहती है, दोनों साथ में खाना खाते रहते हैं। बोलती मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर फैंग को इतना सिंपल सा खाना भी काफ़ी पसंद आएगा। वो कहता है कि वो बचपन से इस खाने को खा रहा है। यहाँ पे बाकी जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी अंकल लू का खाना काफ़ी पसंद है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठी होती है जहाँ पे मास्टर फैंग उसे बोलते हैं कि बुरा मत मानना, अंकल लू काफ़ी मजाक है क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ उनकी बातों को सीरियस मत लेना, मैं तुम्हें बस अपनी सिस्टर ही मानता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हमारी हीरोइन बोलती नहीं नहीं मास्टर फैंग आप कुछ गलत मत सोचिए। इसके बाद उसका घर आ जाता है मिस चैन का। वो मिस्टर फैंग को बाय बाय बोलती है और अपने कमरे पे आ जाती है। वो थोड़ा दुखी होती है कि मास्टर फैंग ने उसको ये बोल दिया कि वो उसको अपनी बहन मानता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो मास्टर फैंग को अपना भाई नहीं बल्कि अपना पति बनाना चाहती थी, मतलब कि बॉयफ्रेंड, फ्यूचर हस्बैंड। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मास्टर फैंग ने उसके रिश्ते के बीच में एक लाइन खींच दिया। वो उससे शायद रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, तभी उसको काफ़ी इग्नोर भी मार रहा था। इसी बीच अब वो इन चीज़ों को सुनने के बाद, देखने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो काफ़ी परेशान भी होती है। इसके बाद अगले दिन वो जाती है स्कूल क्योंकि उसका शूट बीच में अब रुका होता है, तो उसे छुट्टी मिला होता है। उसकी फ्रेंड बोलते हैं तुम काफ़ी दिन से गायब हो, आज चलो हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए, मज़ा आएगा नाइट क्लब पे। तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है एंड उसकी बेस्टी ने बोला होता है कि आज ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन के चलेंगे नाइट क्लब पे।
जहाँ पे मिस चैन अपनी बेस्टी के साथ निकल देती है नाइट क्लब की तरफ और दोनों हंसी मस्ती से डांस कर रही होती। तभी एक बूढ़े यंग मास्टर की नज़र पड़ जाती है मिस चैन के ऊपर। एंड ये लिन परिवार का यंग मास्टर होता है। वो बोलता है कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, आज मैं इस लड़की को छोड़ने नहीं वाला। एंड वो हमारी हीरोइन को आके पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये लड़का मिस चैन के कॉलेज में ही पढ़ा करता था। वो अपने पैसों रौब दिखा के मास्टर लिन अक्सर लड़कियों को छेड़ा करता था और उनका यूज़ करके उन्हें छोड़ देता था। आज उसके हाथ में हमारी हीरोइन मिस चैन फंसी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली होती है। वो उसके सर पे बोतल दे मारती है, लेकिन यंग मास्टर लिन को अपने पैसे पावर रुतबे का इतना घमंड होता है। वो उसको बोलता है कि आज मैं तुम्हें ले जाके तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ तुम्हें खुद नहीं पता है। इधर हमारी हीरोइन जाते जाते इतना बोल के जाती है अपनी बेस्टी को कि जल्दी से वो उसके फ़ोन में ब्रदर्शी को कांटेक्ट कर दे कि वो मुसीबत में है। इधर मास्टर लिन के लोगों से गाड़ी में बैठालते और एक अलग सी जगह पे ले जाते हैं। उसकी फ्रेंड तुरंत ही उसके फ़ोन से ब्रदर्शू नाम के नंबर पे फ़ोन कर देती है। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जहाँ पे उसे बंद करके रखा गया होता है और उससे लिन परिवार का बटलर बोला होता है कि तुम यहाँ पे साइन करो कि तुमने हमारी मास्टर लिन को खुद सेड्यूस किया है, तुम्हारा ही गलती था। तभी उस बदमाश लड़के की माँ आ जाती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा खूबसूरत क्या है, तुम्हें तो घमंड आ गया कि तुम मेरे बेटे के सर पे तुमने बोतल दे मारी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के सर पे चोट आ गया। और इसके बाद उस लड़के की जो मदर होती है लिन परिवार की मैडम, वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए हमारी हीरोइन के गाल पे 2-3 थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से मिस चैन के मुंह से खून निकलने लगता है। गलती भी लिन परिवार के बेटे का होता है, जो कि हर लड़कियों को छेड़ता था, परेशान करता था। लेकिन उनके बेटे को और मैडम को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि इंसानियत क्या होती है। यहाँ तक कि वो हमारी हीरोइन को टॉर्चर करने के लिए और भी लोगों को बुला लेती है। तभी एंट्री होती है इस कहानी की हमारे हीरो मास्टर फैंग की, जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ पे आते हैं। मैडम लिन को काफ़ी घमंड होता है एंड वो बोलती है कि कौन है जो कि हमारे इस पर्सनल जगह पे आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो जिस आदमी को हल्के में ले रही है वो काफ़ी बड़ा माफिया है। इधर हमारी हीरोइन बड़े मासूम से चेहरे से रोते हुए मास्टर फैंग को देख रही होती है। मास्टर फैंग भी देखता है कि जो चैन है वो रो रही है मिस चैन, उसे आके कवर करता है अपने कोट से। मैडम लिन बोलती है कि तुम कौन हो जो कि हमारी जगह में आए हो। वो बोलता है कि मैं फैंग जीसी हूँ। जहाँ पे बोलती है मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे मिस्टर फैंग बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक 2 कौड़ी की औरत, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मुकाबले आ सकती हो। इसके बाद वो फ़ोन करता है सीधा कि लिन परिवार का जो इन्वेस्ट हम लोगों ने किया है वो सारा इन्वेस्ट बंद कर दो और लिन परिवार की संपत्ति जब्त करना चालू कर दो। अब इधर मैडम लिन को भी अपने पति का फ़ोन आ जाता है कि तुमने किसको गुस्सा दिला दिया, अगर ऐसा चलता रहा तो आज के दिन ही हमारी कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। इधर ये सुनने के बाद मैडम ली और उसका बटलर दोनों घुटने पे आ जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन हमारा हीरो बोलता भी ऐसा निकल जाए क्योंकि मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। इसके बाद जो मास्टर फेंग होते हैं मिस चेंग को कवर करते हैं अपने कोट से और उसे उठा के गाड़ी में लेके आते हैं। वो उसको बोलती है कि माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, जहाँ पे वो जवाब में बोलती है कि उन लोगों ने मेरा फ़ोन चुरा लिया था, मेरे पास फ़ोन करने का मौका तक भी नहीं था। वो बोलता है कि मैंने फुटेज वगैरह देख ली है कि गलती किसकी है, और इसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, जहाँ पे बोलती है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वो अभी ठीक फील कर रही है। वो उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसी जगह पे कभी जाओ तो तुम मुझे एक बार फ़ोन कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड भी भेज सकता हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। जहाँ पे वो इतना रो रही होती, डरी होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि बिना पावर के वो सच में यूज़लेस है। इधर वो बोलता है क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी, वहाँ पर तुम्हें दर्द हो रहा क्या। वो कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। तो मास्टर फेंग खुद से उसके हाथ में दवा अप्लाई कर रहा था, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारी हीरोइन के दिल में फीलिंग्स उठ रही होती है मास्टर फेंग के लिए कि ये कितना इस टाइम मुझे क्यूट और प्यारा लग रहा है, ये कितने अच्छी तरीके से मेरी केयर कर रहा है मास्टर फेंग। मास्टर फेंग उसको बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ तक चला आया। फ्यूचर में तुम्हें कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपने बॉडीगार्ड्स भेज दूँगा। जब उसे पता चलता है कि वो उसे बहन मानने के हिसाब से उसकी मदद कर रहा है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसका दिल भी टूट जाता है कि मास्टर फेंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो मास्टर फेंग को दिल में बसाने लगी होती है, उसका दिल तो टूट रहा होता है एंड उसके आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। मास्टर फैंग को लग रहा होता है कि आज जो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, इसलिए
मिस चेन रो रही है। उसको बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि लोग अफ़वाह बनाएंगे। मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट विला लेके जाऊँगा। वहाँ का गार्ड पूछ रहा होता है कि ये कौन है। जब हमारा हीरो बोलता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मैं केयर करने के लिए अपने अपार्टमेंट में लेके आया हूँ। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को उठा के सीधा अपने अपार्टमेंट में लेके आता है और उसे पानी देता है पीने के लिए। और मिस चेन को बताता है कि वह अपार्टमेंट उसने खुद खरीदा है। ये प्राइवेट अपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। बस वो जब भी उसे काम करना होता है तब वो यहाँ पे आ जाता है। और वो जब तक लिन परिवार उसके पीछे पड़ा है तब तक वो यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन जो लिन परिवार का मैटर है वो जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा ताकि जो मिस चेन है वो आराम से घूम सके। उसे डरने से मना करता है। जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस चेन थैंक यू बोलती है मास्टर फेंग को उसकी मदद करने के लिए। जहाँ पे उसे वो फिर से यही बात बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तो मेरा काम है तुम्हारी मदद करना। ये बात सुन के उसे फिर से बुरा लग जाता है कि ये बार बार हम दोनों के बीच में लाइन क्यों बना रहा है, मुझे ये बार बार याद क्यों दिला रहा है कि ये मुझे सिर्फ अपनी बहन मानता है। ये कब समझेगा कि मैं इसे कितना लाइक करती हूँ। इसके बाद मास्टर फेंग उसके लिए घर पे ही प्राइवेट विला में डॉक्टर बुला लेते हैं जो कि बोलते हैं अभी हालत ठीक है, बस आराम करने की ज़रूरत है। इसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए कपड़े रहे और मैं सोफ़े पे सो जाऊंगा, तुम जाके मेरे मास्टर बेडरूम में आराम से सो सकती हो क्योंकि मेरी आदत सोफ़े पे ही है सोने की। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद वहाँ से वो उसे जाने को बोलता है। इधर वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि वो लिन परिवार के साथ क्या करे। इधर वो सोचता है कि वो शायद मिस चैन के साथ इसलिए नहीं साथ हो सकता क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। शायद मिस चैन प्रॉब्लम में फंस सकती है, इसी वजह से वो मिस चैन से दूरियां बना रहा होता है कि मिस चैन उसके साथ रहेगी तो मिस चैन को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टार्टिंग से मास्टर फेंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्रूअल रहा है, रूड रहा है, तभी वो उसके आसपास कोई लड़कियां नहीं रही। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में मिस चैन आई होती है तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी खुशहाल हो गई होती, थोड़ा थोड़ा वो हंसने लगा होता है। लेकिन वो जानता था कि अगर वो मिस चैन को अपने पास रखेगा तो उसे और भी परेशानी होगी, तो फैसला करता है कि वो मिस चेन से दूरी बना के रखेगा मास्टर फेंग। इधर हमारी हीरोइन की वो सारी याददाश्त याद कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है कि वो कितना खुश था मिस चेन के साथ में रह के। तभी पीछे से मिस चेन उसे आवाज़ देती है कि मास्टर फेंग मैंने कपड़े बदल लिए हैं। जहाँ पे मास्टर फेंग उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि कितनी खूबसूरत लग रही है, वाकई ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिना मेकअप के भी। वो उसे बोलता है कि देखो तुम जाके आराम कर लो क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा बिजनेस का काम करने के लिए। इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो याद करती है कि मास्टर फेंग ने कैसे उसके हाथों पर दवा लगाई होती है। वो पसंद तो करती थी मास्टर फेंग को, लेकिन अपनी तरफ से वो खुद से नहीं कह सकती थी कि मास्टर फेंग मैं आपको काफ़ी पसंद करती हूँ। लेकिन उसके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसे दुख होता है कि मास्टर फेंग उसे सिर्फ अपनी बहन मानता है। अब वो जब रात में सो जाती है तो उसके कमरे पे मास्टर फेंग आता है। इधर वो सुनता है कि वो सपने में भी उसका नाम पुकार रही है कि ब्रदर शिव उसे छोड़ के मत जाए। ये सुनने के बाद जो मास्टर फेंग होता है रुक जाता है, वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, बिल्कुल भी तुम मत डरो। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन की नींद खुल जाती है। वो ध्यान से देखती है कि ये मास्टर फेंग का बेडरूम है, मतलब कि ब्रदर शिव का। ब्रदर शिव इसी बेड पे सोते हैं। ये कमरा काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छी तरीके से हर जगह सामान रखा हुआ है। इधर वो फैसला करती है कि वो इस कमरे में थोड़ा डेकोरेट करेगी ताकि मास्टर फेंग उसे थोड़ा सा मिस कर सके। तभी मास्टर फेंग का उसे फ़ोन आ जाता है मॉर्निंग में। वो उसे बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी रख दिया, उसमें हनी डाल दिया, तुम इसे पी लेना और तुम डरो मत, मैं लिन परिवार का मामला देख रहा हूँ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तभी कोई फ़ोन पे बोल देता है कि मास्टर फेंग आप बड़े दिनों बाद हंस रहे हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन भी स्माइल कर रही होती है, लेकिन मास्टर फेंग फ़ोन पे कह देता है कि नहीं उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ये कोई दूर की कजिन चचेरी बहन है। ये सुनने के बाद उसका दिल और भी टूट जाता है कि मास्टर फेंग ने उसे सिर्फ अपनी दूर की कजिन सिस्टर बोल दिया है। मास्टर फेंग बोलता है क्या तुम फ़ोन पे हो क्या। वो कहती है हाँ मैं फ़ोन पे ही हूँ। वो उसे बोलता है नहा लो खा लो, बस ऐसे दुखी मत रहो। वो कहती है हाँ मैंने सुन लिया। अब वो दुखी हो जाती है कि मास्टर फेंग उसे अपनी दूर की बहन मानता है। वो अपने फादर की बातों को याद करते कि उसके फादर ने क्यों कहा था कि ऐसे इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकते। अब उसे बात समझ में आ जाती है कि उसके फादर क्यों कह रहे थे कि वो कभी भी प्यार नहीं कर सकते इन अमीर लोगों से। इधर वो फैसला करती है कि अगर मास्टर फेंग उससे दूर रहना चाहते हैं तो वो भी मास्टर फेंग को परेशान नहीं करेगी, नहाती है खाती है और मास्टर फेंग का एक वीडियो चला के देख रही होती है जहाँ पे
इंटरव्यू दे रहे होते हैं मास्टर फेंग आ जाते हैं रूम में, तुरंत ही वो टीवी को बंद कर देती है। वो उसको बोलता है कि तुम क्या देख रही थी, जहाँ पे झूठ बोल देती है बस मूवी देख रही थी। वो बोलता है कि लेकिन टीवी पे जो चेहरा था वो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। वो जानता, उसने देख लिया था कि जो मिस चेन है वो उसका ही कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू मीटिंग देख रही है, लेकिन वो तभी सच नहीं बोल रही होती। वो उसके करीब जाता है कि मुझे लगा कि इस टीवी पे जो चेहरा चल रहा था वो काफ़ी जाना पहचाना था। वो कुछ नहीं बोलती है, स्माइल कर रही होती है। तभी मास्टर फेंग वो एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस देते हैं, बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम आज ये ड्रेस पहन के मेरे साथ एक पार्टी में चलो। वो बैग ले रही होती, तभी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है एंड इन दोनों के बीच में अंदर से एक अलग ही फीलिंग जाग उठती है। वो तुरंत ही अपना हाथ दूर हटाती है मिस चेन और बोलती है कि हाँ मैं अभी तैयार होके आती हूँ, और बाथरूम में खड़ी होती है। इधर मास्टर फेंग भी किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है। जब वो हमारी हीरोइन मिस चेन को देखता है इतनी खूबसूरत ड्रेस में, तो उसका दिल धड़कता ही रह जाता है। वो उसके करीब आ जाता है और फ़ोन को भी कट कर देता है, जहाँ पे बोलता है कि तुम आज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। इस चीज़ से मिस चेन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसे बोलती है कि आज हम लोग किस तरीके की पार्टी पे जा रहे हैं मास्टर फेंग मिस चेन को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन डरना मत, और ये पार्टी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता चलता है कि उस पार्टी में कोई और नहीं बल्कि लिन परिवार के लोग आए हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंग के सामने कोई और नहीं, लिन परिवार का बेटा खड़ा होता है, लिन परिवार के हेड, और लिन परिवार की वाइफ भी खड़ी होती हैं। जहाँ पे लिन परिवार के जो हेड होते हैं वो सामने से मिस्टर फैंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मेरी बेटे की तरफ से, और अपने बेटे को भी बोलते हैं कि माफ़ी मांगो। जहाँ पे बेटा माफ़ी नहीं मांग रहा होता तो माँ समझाती हैं कि माफ़ी मांग लो नहीं तो काफ़ी बुरा होगा, और जो मदर होती है वो भी माफ़ी मांगती है मिस चेन से कि माफ़ कर दीजिए, 3 दिन पहले जो मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस्टर फैंग के सामने सब उससे अच्छे से बात करते, लेकिन पीठ पीछे यही औरत मुझे 3 दिन पहले जान से मारना चाहती थी। मास्टर फेंग उसे बोलते हैं कि बैठ जाइए। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ जो भी गलती हुई है आप कलिन परिवार से सही करें, आप अपने बेटे को अलग जगह पे भेजें ताकि वो जाके काम कर सके। वो यहाँ सिटी पे नहीं रह सकता, जहाँ पे मॉम तो परेशान हो जाते हैं कि उसका बेटा कैसे रहेगा। लेकिन हमारा हीरो बोलता है साथ साथ आप अपने बेटे की आधी संपत्ति लिन परिवार के आधे से मिस चेन के नाम पे करेंगे, और वो नाइट क्लब भी, जहाँ पे फादर मना कर रहे होते हैं, तो हमारा हीरो और भी चीज़ें ऐड करता जा रहा होता है। ये चीज़ देख के जो लिन परिवार के हेड वो हार मान लेते हैं मास्टर फेंग के सामने, क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर फेंग के सामने किसी की भी नहीं चलती। एंड वो अपने बेटे को बोलते कि जाओ लाइटर जलाओ जाके मास्टर फेंग के लिए। इधर हमारा हीरो बोलता है कि चलो ठीक है। अच्छा, वहाँ के हेड बोलते हैं वो हमें इन्वेस्ट चाहिए था, जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है हाँ हो जाएगा, इन चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा, लेकिन इन्वेस्ट आपको काले बाजार के हिसाब से मिलेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप लोगों ने जो गलती करी है हिसाब तो करना पड़ेगा। जहाँ पे मैडम लिन बोल रही होती है माफ़ कीजिए, और अपने पति को बोलती है कि इन चीज़ों के लिए मान जाओ, जहाँ पे वो तुरंत ही मान जाते हैं एंड अपने बेटे को अब्रॉड भेजने का फैसला करते हैं ताकि वो वहीं पे काम करे, दोबारा यहाँ पे आके परेशानी ना खड़ी करे। इधर हमारा हीरो मिस्टर फेंग नोटिस करता है कि मिस चेन को ठंडी लग रही है, तो वो उसे अपना कोट दे देता है। इधर लिन परिवार के हेड बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना बेइज्जती फील हुआ है, तुम्हारी वजह से अगर तुम ना होते तो आज ये सब ना होता, और अपने बेटे को बोलते हैं कि कल सुबह ही बैग पैक करके यहाँ से चले जाना। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि मुझे उम्मीद होगी कि आप अपने बेटे की गलती जल्द से जल्द ठीक कर देंगे और वापस आप काम कर सकते हैं। और ऐसा वो बोल के मिस्टर लिन के कंधे पे हाथ लगता है। इधर ये चीज़ मिस्टर लिन भी समझ जाते हैं कि मास्टर फेंग क्या कहना चाहते हैं। इधर मिस्टर लिन का बेटा भी बोल रहा होता है कि वो कल ही चला जाएगा। इधर हमारी हीरोइन के दिमाग में एक बात खटक रही होती है, और वो मास्टर फेंग से पूछ ही लेती है कि आपने मास्टर हेड लिन परिवार के कंधों पे हाथ क्यों रखा था अपना, इसका क्या मतलब था। वो उसको बोलता है उसका यही मतलब था कि मैं उनको बोल रहा था कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म होता है और दोबारा हम साथ में काम कर सकते हैं लिन परिवार। वैसे भी वो मेरे सामने कुछ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर डर भी बना रहे और वो साथ साथ काम भी करे, तभी हम जैसे बिजनेसमैन पावरफुल रहते हैं कि हमने सांप को तो मार भी दिया और लाठी भी ना टूटी। वो हैरान होती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मास्टर फेंग इतना इंटेलिजेंट बिजनेस क्यों, क्योंकि उसके पास खुद का भी दिमाग बहुत ज़्यादा है। इधर उसने रात में मिस्टर फेंग के लिए खुद से खाना बना के तैयार किया होता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है मिस चेन, तुम ये प्राइवेट विला है, तुम प्राइवेट शेफ़ को फ़ोन करके भी बुला सकती थी, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो बोलती कि नहीं, इतने छोटे से काम के लिए शेफ़ को क्यों बुलाना, और बोलती कि मैंने आज खुद से खाना बना के तैयार किया है, आप ज़रा चख के बताइए आपको कैसा लगा। और वो सूप देती है मास्टर फेंग को पीने के लिए। मास्टर फेंग तारीफ़ करता है कि ये जो सूप है काफ़ी टेस्टी है। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि मास्टर फेंग उसे दूरियाँ बनाना चाहता है, क्योंकि वो हर बात पे उसे भाई बहन कह देता है, तो उसे अब इस घर में नहीं रुकना चाहिए। और वो बोल देती है कि लिन परिवार का मामला ख़त्म हो गया, तो
तब वो यहाँ से जाना चाहती है। जहाँ पे मास्टर फेंग बोलता है अगर उसे यहाँ पे रहना है तो वो रह सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब पे मिस चेन बोलती है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब ये मामला ख़त्म हो गया, अब उसे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, शूटिंग पे, स्टडी पे, जहाँ पे इस चीज़ के लिए मिस्टर फेंग तैयार तो हो जाता है, लेकिन चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मिस चेन उसे इस घर से छोड़ के जाए। इधर असिस्टेंट गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह असिस्टेंट का दरवाज़ा रोक देता है और मिस चेन को बाहर निकालता है और उसका खुद से भी सामान बाहर निकालता है। इसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, और रात में दरवाज़ा किसी के लिए भी मत खोलना और रात में कहीं भी बाहर मत जाना। वो उसे बोलती है अच्छा मैं समझ गई। वो बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी काफ़ी मदद करी है। वो उसको बोलता है फिर से कि हाँ, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ, तभी मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम इसे हमेशा याद रखना है। ये सुनने के बाद उसे फिर से ऐसा लगता है कि मास्टर फेंग उन दोनों के जैसे लाइन खींच रहे हैं, जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि मैं उनकी बीवी कभी भी नहीं बन सकती, बल्कि वो मुझे सिर्फ अपनी बहन मानते हैं। मुझे ऐसा इस वक्त लग रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर वो समझ जाती है कि मास्टर फेंग उसके करीब नहीं रहना चाहते, तो कोई बात नहीं। फिर वो मास्टर फेंग को लास्ट टाइम हक कर लेती है, बोलते हुए कि थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। मास्टर फेंग उसे हक तो नहीं करते, लेकिन उसकी पीठ थपथपा देते हैं, बोलते हुए कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई बन के हमेशा रहूँगा। मास्टर फेंग बिल्कुल भी नहीं जान पाते कि मिस चेन क्या चाहती हैं। मिस चेन सोचती है कोई बात नहीं, मैं समझ चुकी हूँ मास्टर फेंग, तुम मुझे प्यार नहीं करते। फिर उसे बोलती ठीक है, अच्छा थैंक यू, और आपने मेरा काफ़ी ख्याल रखा मास्टर फेंग। इसके बाद अच्छा मैं चलती हूँ अपने कमरे पे, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। मास्टर फेंग तब तक खड़ा रहता है जब तक वो अपने कमरे की लाइट नहीं जला लेती। वो देखते हैं कि वो अपने कमरे पे पहुँच चुकी है और कमरे की लाइट ऑन हो चुकी है। तब वो राहत की सांस लेता है मास्टर फेंग, और गाड़ी में बैठ के वापस जा रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन खिड़कियों से उसे देख रही होती है कि मास्टर फेंग अभी भी इंतज़ार कर रहा है क्या। वो देखती है कि वो ऊपर की तरफ ही देख रहा है, और इसके बाद वहाँ से वो चला गया है। इधर हम सीन देखते हैं मास्टर फेंग अपने विला पे होता है। आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, और वो देखता है कि आज उसके घर में कुछ चेंजमेंट हुई है, कुछ जगह फ्लावर भी रखे हैं और उसके बेड पे एक टॉय भी रखा है, क्यूट से डॉल। वो सोचता है कि हर जगह आज मुझे पता नहीं क्यों मिस चेन का याद आ रहा है, यहाँ तक कि इस बिस्तर से भी उसकी बॉडी का स्मेल आ रहा, और वो स्टैडी को और हर चीज़ में मिस चेन को देख रहा होता है। और वो याद करता है कि मिस चेन ने आज उसे हक भी किया था। मिस्टर फेंग को अच्छा लगा था कि जब उसे मिस चेन ने हक किया था। इसके बाद जो उसके बगल में डॉल रखी होती है, वो उस डॉल को देखता है और उस डॉल को टच कर रहा होता है। उस डॉल को टच करने में उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पे मिस चेन बैठी हुई है उसके पास में, और वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि नहीं नहीं, मिस चेन तो यहाँ पे नहीं है, वो तो अपने घर चली गई है। वो कैसे मिस चेन के बारे में सपने देख सकता है, वो भी जबकि वो जाग रहा है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर फैसला करता है कि वो शायद मिस चेन को फ़ोन करे। फिर सोचता है कि रात काफ़ी हो गई है, फ़ोन करना अच्छा नहीं रहेगा। वो पानी पीता है, फिर रात को नहाने के लिए चला जाता है। अब इधर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर लू बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस फिल्म में जान डालने के लिए उन्हें बाहर की कुछ शूटिंग करनी चाहिए, और वो फैसला करते हैं कि आज उनके ग्रुप में वो बहुत ही कम और ख़ास लोगों को लेके जाएंगे जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो मिस चेन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट है। इधर हमारी हीरोइन अपना सामान वगैरह पैक कर लेती है। वो मैसेज भी करती है मास्टर फेंग को, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता। मास्टर फेंग सिगरेट पी रहा होता है और सारे मैसेज देख रहा होता है, लेकिन वो जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। इधर मिस चेन को भी समझ में आ जाता है कि मास्टर फेंग शायद उसे इग्नोर मारा है, वो उससे बात नहीं करना चाहता, और वो लास्ट टाइम फिर से मैसेज करती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ शूटिंग करने के लिए, अपना ख्याल रखना मास्टर फेंग। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो एयरपोर्ट में पहुँच जाती है। आज उसका फ़्लाइट होता है, मतलब कि वो लोग दूसरी सिटी पे जा रहे होते हैं शूटिंग करने के लिए, पहाड़ वगैरह पे जहाँ पे नदी वगैरह होती है। एंड ये शूटिंग रात के टाइम पे होता है, और जहाँ पे पहाड़ होते हैं ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। इधर वो शूटिंग करने के लिए बैठ जाती है डायरेक्टर लू। पूरी टीम तैयार हो जाती है शूटिंग करने के लिए। अब ठंड इतनी बढ़ जाती है कि बीच में शूटिंग रोकना पड़ता है। कुछ लोग तो कमरे के अंदर ही भाग जाते हैं, टेंट जो उन लोगों ने लगाए होते हैं। तभी यहाँ पे उसे एक प्रोफेसर यांग मिलते हैं, जो कि उसे बोलते हैं काफ़ी ठंड है, तुम्हें भी टेंट में जाना चाहिए, और उसे गर्म पानी देते हैं पीने के लिए। जहाँ पर वो जवाब में बोलती है कि उसे आदत हो चुकी है। इधर वो देखते हैं कि ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो ऑनलाइन कुछ जैकेट मंगा लेते हैं। फैसला करते हैं कि टीम के मेम्बर्स जल्दी जल्दी में सामान नहीं लाए हैं, तो वो कुछ जैकेट मंगा के उन लोगों को दे सकती है। फिर डायरेक्टर लू को जैकेट देती है, कुछ मेंबर्स को भी जैकेट पकड़ा देती है जिससे उन्हें ठंड ना लगे, और डायरेक्टर लू को एक गरम पैकेट देती है जिससे वो अपने हाथ गरम कर सके। डायरेक्टर लू काफ़ी खुश होते हैं कि वो काफ़ी समझदार है। इसके बाद रात का शूटिंग कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टर लू बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर फेंग से बात करो, जो हमारी मूवी एक बनी थी वो बीच में रुकी हुई है, उसे वो बाहर पब्लिक करा दे। वो जब पब्लिक होगी वो मूवी, तो उस मूवी के पैसे से वो इस फिल्म में भी पैसे लगाएंगे। वो कहती है, लेकिन वो मास्टर फेंग की उससे बात बिल्कुल भी नहीं हो
हो रही। तब डायरेक्टर लियू बोलते हैं कि तुम एक जवान लड़की हो, तुम काफ़ी शर्मीली हो, तुम्हें कुछ बातें समझनी चाहिए। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर फेंग यहाँ पे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कल मैं तुम्हें अपने साथ उस पार्टी में ले चलूँगा, डिनर पार्टी में। वो हैरान होती है कि मास्टर फेंग ने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो क्वीन झाओ सिटी में आने वाले हैं, वो भी इस सिटी में। यहाँ तक कि मास्टर फेंग ने उसे महसूस करके भी नहीं बताया। तभी यहाँ पे उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है। तभी यहाँ पे प्रोफेसर यांग आ जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि वो आज सिटी के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि वो जहाँ पर रहते थे, तो वहाँ जा रहे हैं, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। और उसके लिए गर्म खाना भी लाए होते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिलेगी, तो मैं तुम्हें खुद से भी घर ड्रॉप कर सकता हूँ। पहले तो मना करती है मिस चेन, फिर बाद में मान जाती है और वो उसके घर पे उसे छोड़ देते हैं जाकर, जहाँ पे प्रोफेसर यांग को थैंक यू बोलते हैं। जब ये प्रोफेसर यांग बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें सीढ़ियों तक ऊपर छोड़ देता हूँ, वो बोलती नहीं, इतना काफ़ी है, मैं खुद से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। वो उसे गर्म खाना देता है, बोलता है कि तुम्हारे पीरियड्स चले तो तुम्हें बाहर ठंडे लोग इन्वेस्टर भी आए होते हैं उसी पार्टी में, मास्टर फेंग भी होते हैं। वो सभी लोगों से मिलवा रहे होते हैं कि इससे मिलो, ये मेरी नई असिस्टेंट है, इसका नाम मिस चेन है। इधर तो वो बैठ जाती है। एक डायरेक्टर होता है जो कि हमारी हीरोइन के काफ़ी चिपक रहा होता है और वो उसे बोल रहा होता है तुम तो काफ़ी यंग हो, ब्यूटीफुल भी हो, तुम्हें आज इतना लेट क्यों हो गया। जहाँ पे बोलती है हाँ मुझे माफ़ कीजिए। वो लोग उसे फोर्स करते हैं कि वो ड्रिंक करे, जहाँ पे वो सभी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए ड्रिंक पी लेती है कि चलो मुझे देर हो गई है। अब ये चीज़ देखने के बाद जो सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि चलो अच्छा ड्रिंक भी पी सकती है एक इतनी लड़की होने के बाद भी। लेकिन जो एक डायरेक्टर होता है वो इतना दुष्ट होता है कि वो उसको बार बार ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाया जा रहा होता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हें जिसने यहाँ तक पहुँचाया तुम उसके लिए कुछ शब्द कहो और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रिंक पियो। तो वो मास्टर फेंग को थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद ड्रिंक पी रही होती है। लेकिन जो डायरेक्टर होता है अभी भी वो हार नहीं मान रहा होता है। जो दूसरा डायरेक्टर होता है वो सभी लोगों से तालियां बजाने को बोलता है और बोलता है चलो तीसरा कब भी हो जाए। ये चीज़ देखने के बाद तो जो मास्टर फेंग होता है उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। एंड वो देखते हैं कि जो दूसरा डायरेक्टर है वो मिस चिंग को कैसे गलत तरीके से टच करा, उसका गुस्सा बढ़ रहा होता है। इधर ये चीज़ देखने के बाद हमारी हीरोइन को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो परेशान हो जाती है कि वो इस टाइम पे वो क्या करे। वो बोलती है कि थैंक यू, आप सभी लोग यहाँ पे आए और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे डायरेक्टर ल्यू का भी। और तीसरा कप भी पी लेती है। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो और पी नहीं सकती थी। लेकिन जो डायरेक्टर होता है, जो ठरकी होता है, वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। मिस चेन को अभी पीने को बोल रहा होता है दारू। इस चीज़ से हमारा हीरो फेंग परेशान हो जाता है और वो ज़ोर से दारू की बोतल पटकता है सीधे मेज पे। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर वो डायरेक्टर बोलता है कि मास्टर फेंग को क्या हो गया, आपको क्या ये यंग लड़की पसंद नहीं आ रही। जब पे मास्टर फेंग बोलता है कि ये लड़की उसके जब घर पे थी, जब वो जब भी दारू पीती थी तभी वो पूरी बात नहीं बताई कि जो ये लड़की जो चैन उस ड्रिंक को फेंक देता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरे लोगों के साथ बदतमीज़ी करी और मैं तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री खा जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब ले लूँगा, अब तुम बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। और उन दो डायरेक्टर को भी वार्निंग देता है कि तुम लोग भी कम नहीं थे। उस लड़की को परेशान करने में तुम लोगों ने उसे परेशान किया कि वो जानबूझ कर ड्रिंक पिए। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मास्टर फेंग वहाँ से चला जाता है। मास्टर फेंग के जाने के बाद जो डायरेक्टर ली होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं कि वाकई ये लोग तीनों लोग काफ़ी घटिया हैं, ये लोग कैसे एक नई आई लड़की को परेशान कैसे कर सकते हैं। इधर हमारी हीरोइन दुखी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मास्टर फेंग उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। तभी वो उससे बचने के लिए बार बार उसे बहन बोल देते हैं, चचेरी बहन बोल देते हैं। अब वो दुखी होकर बाहर आती है, उसे नशा भी चढ़ जाता है। प्रोफेसर यांग भी आए होते हैं उसी रेस्टोरेंट में अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए। एंड वो बोलते तुम्हें क्या हो गया। वो बोल रेस्टोरेंट के जब उसको बोलती है कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आपको जाना चाहिए, आप थक गए होंगे, आपके और भी पास भी काम होंगे। वो उसको बोलता है तुमने काफ़ी ड्रिंक पी लिया, उसका फेस साफ कर रहे होते हैं। वो उसको बोलती मास्टर फेंग को कि आपको मेरा फेस साफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपको बार बार मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको बोलता है तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मिस चिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मन के अंदर सोचेगा तुम्हें भी नहीं पता कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे बार बार अपने करीब लाते हो फिर खुद ही मुझे दूर ढकेल देते हो। फिर उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि आप खुद थक गए हैं मास्टर फेंग, आपको आराम करना चाहिए, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं जा रही हूँ डायरेक्टर के साथ बातचीत करने के लिए क्योंकि मुझे और भी अपने बिजनेस को काम को बढ़ाना है। वैसे भी मैं इसी पार्टी में इसीलिए आई थी, आपको बाबा मेरा मदद करने की ज़रूरत नहीं है।
हीरो उससे पूछता है प्रोफेसर यांग कौन है, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? वो कहती हाँ, जब भी मेरे पेट में दर्द होता है वो मुझे गर्म पानी पीने को देता है और मुझे घर तक छोड़ने के लिए भी आता है। वो उसको बोलता है प्रोफेसर यांग अच्छा लड़का नहीं है। वो उसको बोलती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोफेसर यांग अच्छा लड़का नहीं है तो फिर दुनिया में कौन अच्छा लड़का है, मुझे खुद बता दो आप क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही। वो उसको समझाता है कि तुम समझ नहीं रही हो, प्रोफेसर यांग सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो उसको बोलती है कि मैं प्रोफेसर यांग के साथ में ही शादी करूँगी। ये सुनने के बाद जो मिस्टर फेंग होते हैं उस पर भड़क जाते हैं और वो सीधा मिस चेन के ऊपर चिल्ला देते हैं और उसको किस कर लेते हैं। जब मिस चेन रोने लगते हैं कि तुम मेरे ऊपर डांट रहे हो, मुझे चिल्ला रहे हो, तुम पहले ऐसा नहीं किया करते थे, तुमने मुझ पर चिल्लाया क्यों? जब वो लोग डायरेक्टर लोग मुझे परेशान कर रहे थे तब तुमने एक शब्द भी वहाँ पे नहीं बोला। जहाँ पे वो उसे बताता है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन लोगों के हाथ तोड़ दूँ जो कि तुम्हें ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला रहे हैं, तुम्हें ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो उसको बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, जहाँ पे वो हैरान हो जाता है कि तुम क्या चाहती हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन फाइनली मिस्टर फेंग के साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है। अब वो मॉर्निंग में उठती है, वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। मास्टर फेंग बोलते हैं अब तुम क्या चाहती हो? वो बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है और हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। वो बोलता है क्या तुम बस इतना ही सोचती हो? वो बोलती है कि वैसे भी आप मुझे अपनी बहन मानते हो और आपने काफ़ी मेरा मदद किया है, तो मैं इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन हमारा हीरो बोलता है नहीं, इसमें मेरी गलती है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और मैं दुनिया वालों को बताऊँगा कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम मुझसे दूर जाओ। मुझे समझ में आ गया है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा खुश रहूँगा। और बोलता है कि मैं जिस एज में हूँ ना, उस एज के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते और वो जो बात कह देते हैं उसको वो पूरा करके भी दिखाते हैं। मेरी एज के लोग ऐसे होते हैं। तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मिस चेन वो कहती है हाँ मैं समझ गया और वो खुश हो जाती है कि फाइनली अब वो लीगल वाइफ बन सकती है मास्टर फेंग की और गर्लफ्रेंड भी। इधर वो उसके नाम पे पूरी इच्छा है, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ कर रहा होता है ताकि उसे आगे कभी भी प्रॉब्लम ना आए और कभी भी ऐसे छोटे मोटे डायरेक्टरों से परेशान ना कर पाए, वो खुद की इन कंपनियों से पैसे कमा सके। वो उसको बोलता है अगर कल मैं उस पार्टी पे ना आता पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। वो उससे माफ़ी मांगती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, वो कभी भी इतनी दारू नहीं पिएगी। इसके बाद वो उसके काम वाली जगह पे उसे छोड़ देता है जाके ताकि वो अपना जॉब कर सके। वो काफ़ी खुश होती है, उसको बोलता है मन लगा के काम करना। वो उसको बोलती है कि तुम भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहनो क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है। और उसके गाल पे मिस चेन किस करके चली जाती है मिस्टर फेंग के। मिस्टर फेंग बोलता है अपना ख्याल रखना और मिस चेन के जाते ही वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी दुख भरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई होती है जो कि काफ़ी चुलबुली होती है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर लू तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये जो फिल्म है अब पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और आज पार्टी होने वाली होती है। वो सभी को थैंक यू बोल रहे होते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। प्रोफेसर यांग भी बोलते हैं कि तुमने मेरे उस लव कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या सोचा, जहाँ पे वो सच्चाई बता देती है कि वो मिस्टर फेंग की वाइफ बन चुकी है, वो शादी करेगी मिस्टर फेंग से। प्रोफेसर यांग बोलते हैं कि मैं काफ़ी कुछ जेलस फील कर रहा हूँ मास्टर फेंग से कि उन्होंने इस जैसी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पटा लिया। इसके बाद वो मास्टर फेंग को फ़ोन करती है कि वो आज इस पार्टी पे आएगा, जहाँ पे वो मना कर देता है कि वो बिज़ी है। इधर सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि आज शूटिंग का आखिरी दिन होता है और पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। वो भी उन लोगों के साथ ज्वाइन होती है, हंस हंस के बातें कर रही होती है। फिर बोलती है कि डायरेक्टर ल्यू किधर गए, जहाँ पे प्रोफेसर यांग बताते हैं कि डायरेक्टर ल्यू एक नई बिजनेसमैन वुमेन सीईओ से बात कर रहे हैं। वो इस मूवी के दूसरे पार्ट पे इन्वेस्ट करने वाली है। एंड ये लड़की रैन परिवार से बिलोंग करती है और उसका रैन परिवार भी फैंग परिवार जितना काफ़ी अमीर है। वो नोटिस करती है मिस चेन के जो डायरेक्टर ल्यू है इस लड़की की काफ़ी चापलूसी कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि लड़की पक्का कोई ना कोई पावरफुल लड़की होगी। इधर मिस रैन को पता चलता है कि मास्टर फेंग के आसपास वो एक नई लड़की दिख रही है जो कि मास्टर फेंग की दूर की कजिन सिस्टर है। इस बारे में वो डायरेक्टर ल्यू से भी पूछती है। डायरेक्टर ल्यू बताते हैं कि हाँ वो लड़की उसके असिस्टेंट है और यहाँ पे काम भी करती है और उंगली करके बताते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वहाँ पे खड़ी है उस लड़की का नाम मिस चेन है जो कि मास्टर फेंग की दूर की रिश्तेदार है। मिस रेन बोलती है कि उसने कभी भी नहीं सुना कि मास्टर फेंग की कोई दूर की चचेरी बहन भी है। ये तो काफ़ी अजीब बात लग रही है मुझे। फिर वो मिस चेन से बात करने के लिए चली जाती है, बताती है कि मैं बचपन में मास्टर फेंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मास्टर फेंग से दूर हो, तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। हम जैसे अमीर लोग ही एक साथ हो सकते हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस चेन बोलती है कि अगर तुम इतना ही अपने आप को मास्टर फेंग की गर्लफ्रेंड बताती हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो मास्टर फेंग के पास में होना चाहिए ना।
ये सुनने के बाद मिस रेन को काफ़ी बुरा लग जाता है एंड वो थप्पड़ लगाने जा रही होती है हमारी हीरोइन मिस चेन को। तभी उसका हाथ कोई आके रोक लेता है। पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि खुद ही मास्टर फेंग होते हैं। मिस रेन बोलती है कि फेंग परिवार और रेन परिवार बहुत पीढ़ियों से पहले से दोस्त रहा है, दोस्ती रही है उन दोनों के बीच में। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मास्टर फेंग। जब मास्टर फेंग बोलता है कि अगर तुमने मेरे लोगों को टच करने का कोशिश किया ना तो मैं इस दोस्ती को भूल जाऊंगा मिस रेन, ये अच्छा नहीं होगा और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे रेन परिवार की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो करता हूँ। इधर हमारी हीरोइन उसके साथ डांस कर रही होती है मास्टर फेंग के साथ। मास्टर फेंग भी मिस चेन के साथ डांस कर रहा होता है जहाँ पे वो उससे बोलती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए अचानक से। वो बोलता है मेरे असिस्टेंट ने कहा था कि यंग लड़कियों को सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है। जहाँ पे उसको बोलते तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें ये नहीं बताया कि यंग लड़कियों को जेलस भी बहुत जल्दी होता है। वो बताता है कि मिस रेन के साथ उसका रिश्ता कुछ खास नहीं था और मिस रेन सिर्फ उसके पास इसलिए आई थी क्योंकि वो अपनी फैमिली का बिजनेस बढ़ाना चाहती थी और उसकी फैमिली ने जानबूझ के उसको बोला था कि रेन परिवार फेंग परिवार के लोगों से दोस्ती करे। ये सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है थोड़ी सी। इधर उसको बोलता है कि तुम पतली हो गई हो। इधर मिस चेन टाइम निकाल के सीधा अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए जाती है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके डैड पूछ रहे होते हैं सब कुछ कैसा चल रहा है। वो बोलती है कि हाँ वो अपनी लाइफ के पीक पे है और साथ साथ उसे मास्टर फेंग से लव भी हो गया है। उसके फादर परेशान हो जाते हैं ये बात सुनने के बाद। मॉम आ जाती है। मॉम को कुछ भी नहीं पता होता कि ये बाप बेटी क्या करने में लगे। मॉम को बस इतना था कि तुम दोनों बस खाना खाओ और अपनी सेहत को अच्छा रखो और वो अपनी बेटी को खाना खिला ही रही होती। तभी पुलिस आ जाती है कि आपके फादर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और आपके फादर को जेल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर पैसे का धांधलीबाजी का धोखाधड़ी का केस लग गया है। अब उसके फादर बोल के जाते हैं कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना, मुझे भरोसा है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रख सकती हो डॉटर चेन। अब मॉम तो ये दिखने के बाद परेशान हो जाती है कि उनके पति को जेल लेके जाया जा रहा है, वो भी बुढ़ापे की उम्र पे। मॉम तो इस सदमे को देख नहीं पाती और बेहोशी हो जाती है। इधर हम सीन देखते जब हमें पता चलता है कि मास्टर फेंग को आइडेंटिटी पहले से पता होती है मिस चेन की कि मिस चेन गरीब परिवार से बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसकी फैमिली ने जानबूझ के मिस चेन को उसके पास भेजा था। और आज उसे पता चलता है कि मिस चेन के फादर को पुलिस लेके गई है जेल। पता चलता है इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि रेन परिवार का हाथ होता है। मास्टर फेंग ने जो मिस चेन के नाम पर 6 बड़ी बड़ी संपत्तियां करी थी वही संपत्तियां रेन परिवार चाहता है। तभी रेन परिवार के लोगों ने मिस चेन के फादर को धोखाधड़ी से जेल पहुंचा दिया है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन परेशान हो जाती है कि वो अपनी मॉम को कैसे समझाए। मॉम बोलती है तुम्हारे फादर की हालत ठीक नहीं रहती वैसे भी और बुढ़ापे में जेल जाना कितना परेशानी भरा होता है। इधर हमें पता चलता है रेन परिवार के मास्टर ने मिस चेन को बुलाया होता है बात करने के लिए। वो बोलती है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। रेन परिवार के मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ तुम्हारे फादर को बाहर निकालने में और उसे प्रूफ भी दिखाते हैं। और बोलते हैं मेरी 2 शर्तें हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है शर्त क्या है। और बोलता है पहली शर्त ये है कि तुम्हारे पास जो भी मास्टर फेंग ने तुम्हारे नाम पे 6 संपत्ति की हैं तुम वो मुझे दे दो। और एक और चीज़ उसे एक फ़ाइल लाने को बोलते हैं जो कि मास्टर फेंग के पास में है। उसे 2 काम करने के लिए दिया जाता है तभी वो अपने फादर को जेल से बचा सकती है, नहीं तो जो उसके पास प्रूफ है रेन परिवार के पास वो जला देगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर फेंग रेन परिवार के बूढ़े आदमी से गया होता है मिलने के लिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हें खुद धोखा देना चाहता है। रेन परिवार का बूढ़ा आदमी बोलता है कि भला मैं तुम्हारे चक्कर में अपने बेटे को धोखा क्यों दूँ, अपने बेटे पोते को, ग्रैंडसन्स को। जहाँ पे वो बोलता है कि देखो रेन परिवार और फेंग परिवार की दोस्ती काफ़ी पीढ़ियों से रही है और मुझे पता है कि तुम्हारे पोते तुम्हारी कुछ खास चिंता नहीं करते। मैं तुम्हें साफ वार्निंग दे रहा हूँ, या तो तुम अपने बिजनेस को बचा लो या तो तुम अपने ग्रैंडसन का सपोर्ट कर लो। रेन परिवार का बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा। जब वह मास्टर फेंग समझाता है कि तुम्हारे खुद के पोते तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए हर संपत्तियां जब्त करते जा रहे हैं और दूसरी बात है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। और फेंग परिवार तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, रेन परिवार काफ़ी पीछे है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पोते को समझाओ और अपने पोते की संपत्ति मेरे नाम पर करो और मिस जन के फादर को जाने दो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सोच में पड़ी होती है कि वह क्या करे। अपनी मॉम को कवर कर दिया और उस डील को देख रही होती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो इतनी आसानी से शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकती रेन परिवार पे। उसे पता चलता है कि मास्टर फेंग ने पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा समय आएगा कि लोग उससे ज़बरदस्ती ये चीज़ें छीनने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर
मिस चेन को कोई मजबूर करे कि वो इन संपत्तियों को 6 बड़ी-बड़ी संपत्तियों को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता बल्कि मास्टर फेंग ने एक और रूल लगा रखा होता है। उस रूल की वजह से जो रेन परिवार का ग्रैंडसन होता है वो छीन नहीं पा रहा होता है संपत्तियाँ मिस चेन से और बोलता है तभी उन्होंने तुमको समय दिया था ताकि तुम कोई रास्ता निकालो ये संपत्ति मुझे देने के लिए। अब उसके पास कोई रास्ता तो होता नहीं, वो बोलती है कि कुछ हम और बात कर सकते हैं डील के लिए। वो बोलता है मैं चाहता हूँ जितने भी गेस्ट आए हैं तुम सभी लोगों से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रिंक पियो और उसे काफ़ी ड्रिंक पीना पड़ता है और उस ड्रिंक में काफ़ी नशीली दवा मिली होती है। वो समझ जाती है कि मास्टर ने उसके साथ मजाक करा, उस डील को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला बल्कि वो उसे ज़बरदस्ती ये डील छीनना चाहता है। इसके बाद उसे जाने भी नहीं दे रहा होता है वहाँ पे और उसे गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं फेंग परिवार की हर चीज़ छीनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी, और तुम्हें भी यूज़ करने के बाद छोड़ दूंगा, तुम मेरे लिए एक टॉय के बराबर हो। तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है, ऑफ कोर्स किसी की नहीं बल्कि हमारे हीरो माफिया मास्टर फेंग की एंट्री होती है। मास्टर फेंग को देखने के बाद सभी लोग थर थर काँपने लगते हैं एंड वो बोलता है कि किसने मेरी वुमन को टच किया और वो बोलता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वुमन को ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाया। सबसे पहले आके वो मिस चेन को कोट पहनाता है और उसके बाद उसे बैठने को बोलता है कि तुम आराम से बैठो और रेन परिवार के बेटे से बोल रहा होता कि आज तो तुम गए, जो भी लोग उसको परेशान कर रहे थे मिस चेन को, वो उन लोगों को पीटता है और अपने लोगों को बोलता है कि इन लोगों को यहाँ से ले जाओ और इनको अच्छे से पीटो जाके। इसके बाद वो रेन परिवार के बेटे से बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये सारी संपत्ति जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे नाम कर दी है। ये देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। बाकी लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें मिस चेन को बुली करने के लिए रेन परिवार के लोगों ने कहा था। इधर जो मास्टर फेंग होता है काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसकी बात मान ली होती है और सारे शेयर्स, आधे रेन परिवार के शेयर्स फेंग परिवार के नाम पे कर दिए होते क्योंकि बूढ़े आदमी को बस अपने बिजनेस से मतलब होता है, उसे अपने ग्रैंड सन से कोई मतलब होता ही नहीं। इसके बाद वो बोलता है आज जो भी कुछ हुआ है मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वो काफ़ी पीटता भी है रेन परिवार के ग्रैंड सन को। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को हक करता है और उसे बोलता है सब कुछ ठीक हो गया और इसके बाद उसे उठा के लेके जाता है। इधर हमारी हीरोइन डर रही होती है कि इसे क्या सच्चाई पता चल गई। इधर वह नशे में होती है और बार बार हेल्प मांग रही होती है कि मास्टर फेंग मेरी मदद करो, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता और बोलता है कि अच्छा मुझे अब पता चला कि तुम्हें भीख मांगना भी आता है। जब तुम्हें इतनी ज़रूरत थी मेरी तब तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन क्यों नहीं किया, एक बार भी मैसेज क्यों नहीं किया, तुम वहाँ सीधा रेन परिवार के पास में क्यों चली गई। वो बोलती है कि वो आज के बाद ऐसा गलती कभी भी नहीं करेगी। इसके बाद मास्टर फेंग उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी अकेले कहीं पर भी मत जाना, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझको बताओ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड दोबारा से नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिस चैन को मॉर्निंग में होश आता है। वो पता चलता है कि उसके फादर जेल से छूट गए हैं और उसे फेंग परिवार रिसीव करने के लिए आया उसके फादर को। इसका ये मतलब होता है कि मिस्टर फेंग ने मिस चैन के फादर को बचाया होता है। वो उसको बोलती तुम्हें मेरी सच्चाई पता थी क्या। वो कह रहा था हाँ थी, ताकि हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ सके। ये सुनने के बाद उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो हंस भी रही होती है, बोलती इसका मतलब क्या है तुम मुझे छोड़ दोगे। वो कहता है नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना तब से मेरी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो गई है। मैं तभी समझ गया था कि मैं तुमसे पीछा अपना छुड़ा नहीं पाऊंगा और तुम ही मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहोगी और मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो क्योंकि मैं तुम्हें खुद से भी पसंद करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है और तुम काफ़ी साल हो तुमने मेरे बारे में केयर करी और मैंने तुम्हारे दिल में हमेशा अपने लिए एक रियल फीलिंग देखी है। इसके बाद वो उसे माफ़ कर देता है एंड दोनों साथ में हंसी खुशी लाइफ जी रहे होते हैं एज अ कपल। तो अगर ये ड्रामा ख़त्म होता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।